भारत में आदिवासियों की बहुत दुर्दशा है और उसका कारण ये है कि अंग्रेजी हुकूमत ने जब जल जंगल ज़मीन को लूटने के लिए कानूनी व्यवस्था बनाई तो इसका सबसे ज़्यादा विरोध भारत के जनजातीय समाज ने किया, आदिवासियों ने किया। बिरसा मुंडा और टांटिया भील ऐसे हजारों लाखों हम लोग आदिवासियों के नाम जानते हैं जो कि इस प्रकार से शहीद हुए हैं। और उससे अंग्रेज़ों को ये लगा कि वो अपने कानून इनके ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने सारे आदिवासी इलाकों को सेक्लूडेड और पार्शियली सेक्लूडेड इलाके के रूप में वर्गीकृत कर दिया। और जो सेक्लूडेड इलाके थे जहाँ पूरी तरह से आदिवासी रहते थे और पार्शियली सेक्लूडेड इलाके जहाँ पे कहीं कहीं पॉकेट्स में आदिवासी रहते हैं, तो इनको उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के उनकी जो केंद्र के और जो फेडरल और सेंट्रल जो भी लॉज हैं वो लॉ इन पे नहीं लगेंगे। इसका मतलब ये है कि भारत को जिन कानूनों से अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था वो कानूनों से आदिवासियों ने अपने संघर्ष के कारण मुक्ति पा ली थी, वो गुलाम नहीं हुए थे। विडंबना ये है कि आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, तो जिन कानूनों से आदिवासी समाज को मुक्त रखा गया था वो सारे कानून आदिवासी समाज पे भी लग गए और संविधान में जो 5वीं और 6ठी अनुसूची, जो सेक्लूडेड और पार्शियली सेक्लूडेड एरिया को 6ठी और 5वीं अनुसूची में रखा गया है, तो वहाँ पे भी ये सारे कानून लग गए। इसके कारण ये हुआ कि उनकी गुलामी जो है आदिवासियों की वो 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुई। और अब ये हुआ कि उनकी सारी आजीविका जो थी वो वनों पे आश्रित थी। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो है वो अंग्रेज लोग तो उन पे लागू नहीं कर सके, पर हमारी सरकार ने लागू किया और उनसे वनोपज छीन लिए। उसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी आदिवासी थे उनको ये लगा कि ये राज्य जो है ये हमारा शत्रु है, क्योंकि हमारे को जिंदा रहने के लिए इज्जत से ये व्यवस्था नहीं दे रहा है। और जब इनके मन में ये भावना पनपी तो इनको इनकैश करने के लिए माओवादी इनके पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, भाई तुमको मालूम है कि तुम्हारे दुश्मन कौन है, तो क्या चाहते हो? तो आदिवासी कहता है, हम तो मर जाएंगे साहब, पर हम हटेंगे नहीं, हम तो अपनी लड़ाई करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा, तुम हमारे प्रशिक्षण लो, हथियार लो। और इस प्रकार से पूरे आदिवासी इलाकों को माओवादियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। माओवादी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई कर रहे हैं, जबकि जो हमारे आदिवासी समाज है वो जल जंगल जमीन पे अपने हक की लड़ाई कर रहा है, परंतु दोनों का राज्य चूंकि दुश्मन है इसलिए वो दोनों एक हो गए हैं। और आज सबसे बड़ी भारत में जो समस्या है वो इंटरनल सिक्योरिटी की, वो नक्सलवाद की कह रहे हैं। ये नक्सलवाद की समस्या 2 मिनट में हल हो जाएगी यदि भारतीय वन कानून को आदिवासी 5वीं और 6ठी अनुसूची से आप विड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे कई बार सुझाव दिए गए हैं किंतु इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुई सरकार। और 5वीं अनुसूची में एक पंचायती राज का जो विस्तार अधिनियम आया, जो भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पे, उसमें जल जंगल जमीन पे ग्राम सभा का हक दिया गया है, किंतु इस कानून को भी 1996 में लागू हुआ। आज 16 साल हो गए हैं किंतु इसको सरकारों ने अमल में नहीं लाने दिया गया, इसलिए कि सरकार नहीं चाहती कि आदिवासी समाज को जल जंगल जमीन का संसाधन मिले, वो इसको कॉरपोरेट्स को सौंपना चाहती है और वो इसीलिए इस कानून को लागू नहीं कर रही है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में और नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की बैठकों में ये कहा है कि माओवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या हल करना है तो पेशा कानून को लागू करना होगा। तो ये तो हो गया आदिवासी समाज का एक पहलू। दूसरा ये है कि इनके वनाधिकारों को जो वंचित किया गया था उसको लेके 2008 में एक कानून बना। वो कानून था अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम
ये 2008 से लागू हुआ था। इसमें वन में निवास करने वाले आदिवासियों को जो 13 दिसंबर 2005 को वहाँ पे काबिज थे, उनको 20 एकड़ तक के 10 एकड़ तक के ज़मीन के पट्टे देने की बात हुई थी। किंतु स्थिति ये है कि जो दावे आमंत्रित किए गए, इसकी गांव-गांव में सूचना नहीं दी गई, जबकि कानून में प्रावधान था कि आदिवासी की भाषा में डुगडुगी पीट के और लिटरेचर छाप के दिया जाएगा। सरकार ने ये काम नहीं किया। फिर भी जहाँ जहाँ जन संगठन थे उन लोगों ने दावे सबमिट करवाए और 4 लाख दावे दिए गए। तो आज स्थिति है कि 2,60,000 दावे के करीब मध्य प्रदेश में आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक दावे निरस्त हुए हैं। यदि एक निरस्त दावे के पीछे 4 व्यक्ति का परिवार भी मान लिया जाए, तो अब दावे निरस्त होने के बाद उनका वन में रहने का कोई हक नहीं बनता है, जबकि वो वन में वर्षों से रह रहे हैं, तभी तो ग्राम सभा ने उसका अप्रूव किया था। तो इनको वन विभाग वन भूमि से खदेड़ेगा और कानूनी रूप से अब उसको हक हो गया है कि वो खदेड़ ले, क्योंकि उनके आवेदन जो है निरस्त हो चुके हैं। तो अब पूरे मध्य प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा आदिवासी और वन निवासियों को वन भूमि से खदेड़ा जाएगा, उस कानून के तहत जो उनके साथ ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए आया था। वो कानून अब उनके ऊपर सर्वाधिक अत्याचार का कानून बनने जा रहा है। ये सरकार की लाल फीताशाही और ये इच्छा शक्ति के अभाव के कारण है और आदिवासी विरोधी होने के कारण है। अब ये स्थिति बन रही है कि माओवादियों को तो रिक्रूटमेंट चाहिए है पूरे आदिवासी इलाके में। अब ये लोग जो हैं जिनको हटाया जाएगा, उनसे पूछेंगे कि भाई तुम हटोगे क्या? वो कहेंगे नहीं साहब, हम तो मर जाएंगे, हम हटने तैयार नहीं हैं। तो माओवादी कहेंगे भाई मरते क्यों हो, तुम हमारे भर्ती हो जाओ हमारे यहाँ और प्रशिक्षण लो और लड़ाई करो। तो सरकार ने थाली में परोस के लगभग 10 लाख लोगों को माओवादियों के लिए रिक्रूटमेंट के लिए तैयार करके छोड़ दिया है। ये स्थिति आज मध्य प्रदेश में है। अब इस पूरे कानून का अध्ययन करवाया जब सरकार ने, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने कहा कि हाँ, ये कानून का अमल ठीक से नहीं हुआ है, न जानकारी दी गई है, न प्रशिक्षण दिया गया है। तो सरकार ने एक दूसरी प्रक्रिया शुरू की है, जो मई से सितंबर तक अभी फिर से दोबारा आमंत्रित किए जा रहे हैं दावे उनसे जो वंचित रह गए। अब स्थिति ये है कि इसमें मई में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, रेडियो से व्यापक प्रचार प्रसार पैम्फलेट वगैरह से करने का सारा इसमें प्रावधान दिया गया था, किंतु आज किसी को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। जरा जरा से चीज़ों के होर्डिंग लग गए हैं, परंतु इतने बड़े आदिवासी समाज के जो मध्य प्रदेश की 20% है, उनके अधिकारों के लिए इतना प्रावधान है, इसका कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं है। ये केवल इसलिए है कि सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वो आदिवासियों को उनके जल जंगल ज़मीन के ऊपर जो परंपरागत अधिकार हैं वो दें। और नतीजा ये है कि माओवाद को आमंत्रित करने की स्थितियां सरकार खुद पैदा कर रही है।